So, hey everyone, welcome back to the channel. This is Jessica, and today we are back with another subject that says, let me see. Okay, Economy of Colonial India. This is the subject name. It's a GE according to me. ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले यूनिट की इसमें. ठीक है, इस सब्जेक्ट का मैंने आपको नाम बता दिया. इस यूनिट का नाम है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्री कॉलोनियल टू कॉलोनियल रिजीम. ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम नाम से तो पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब कुछ चेंज हुआ है. ठीक है, तो देखो हम ना मतलब टॉपिक्स वाइज पढ़ेंगे. तो यहाँ पे इस यूनिट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे आपको अगर समझना है इस एक्सप्लेनेशन को. सो वी हैव टू आंसर वन क्वेश्चन कि हाउ डिड इंडिया चेंज इकोनॉमिकली व्हेन ब्रिटिश रूल रिप्लेस द ओल्ड इंडियन सिस्टम. मतलब इंडिया ने अपने आप को इकोनॉमिक लेवल पे कैसे चेंज करा जब जो इंडिया का पहला से सिस्टम चलता आ रहा था उसको ब्रिटिश रूल ने रिप्लेस कर दिया, मतलब उसको हटा के ब्रिटिश रूल लागू हो गया. इसको समझने के लिए, मतलब कॉलोनियल इंडिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया कैसा लगता था. ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे प्री कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी की. ठीक है, मतलब कॉलोनियलाइजेशन होने से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी वो समझते हैं. प्री कॉलोनियल का मतलब क्या है? बिफोर ब्रिटिश रूल बिकेम डोमिनेंट, मतलब जब ब्रिटिश रूल आने से पहले. ठीक है, जब ब्रिटिश रूल हम पे हो चुका था कि अब तो सबको ब्रिटिश रूल मानना पड़ेगा, उससे पहले हमारा इंडिया कैसा लगता था. इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? मुगल पीरियड आता है, रीजनल किंगडम्स आते हैं, लोकल रूलर्स आते हैं. एट दैट टाइम इंडिया वॉज नॉट पुअर, और जब ये लोग थे तब इंडिया गरीब नहीं था. ठीक है, बहुत से फॉरेन ट्रैवलर्स ने डिस्क्राइब करा इंडिया को एक प्रॉस्परस कंट्री की तरह. ठीक है, हम पे सब कुछ था. तो मेन फीचर्स क्या है यहाँ पे कि एग्रीकल्चर जो थी वो एक बैकबोन थी उस टाइम पे. मतलब बहुत से लोग जो थे वो गांव में रहते थे, विलेजेस में रहते थे. ठीक है, उन्होंने फार्म्स में काम करा और प्रोड्यूस करा वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन. तो एग्रीकल्चर एक मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था उस टाइम पे, कि मतलब जो एक मेन सोर्स है जीने का, सहारा है, वो क्या थी? खेती बाड़ी थी. ठीक है, सेकंड यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. इंडिया वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे विदेशों में हर जगह पे जाना जाता था. इंडिया बहुत फेमस था उस टाइम पे. क्यों? अपने कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए, सिल्क के लिए, मेटल वर्क के लिए, ज्वेलरी के लिए, कार्पेट्स के लिए. उस टाइम पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी इंडिया में वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा करती थी. इंडियन प्रोडक्ट्स वर एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज. इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत सी कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते थे, मतलब यहाँ से वहाँ पे भेजे जाते थे. फॉर एग्जांपल, ढाका मुस्लिन वॉज सो फाइन दैट पीपल सेड एन एंटायर क्लॉथ कुड पास थ्रू अ रिंग. वाओ, यहाँ बताया गया ढाका मुस्लिन एक मतलब उस टाइम पे इतना फाइन रहा करता था कि लोग कहते थे कि एक एंटायर जो क्लोथ है ना वो एक रिंग से पास होके निकल सकता है. ये गेटिंग मी? इतना फाइन मतलब उस टाइम पे क्लोथ का टाइप था. सो यू कैन जस्ट इमेजिन. थर्ड है सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस. बहुत से विलेजेस ने प्रोड्यूस करा देयर ओन नेसेसिटीज़, मतलब उनकी जो खुद की ज़रूरतें थी ना, वो इवन विलेजेस इतने कैपेबल थे कि अपनी खुद की ज़रूरतों को भी पूरा कर लेते थे. अ विलेज यूजुअली हैड farmers, potters, blacksmiths, weavers, carpenters. People exchanged goods and services locally. मतलब उस टाइम क्या होता था, एक गांव में क्या होते थे, ज़्यादातर लोग होते थे कि किसान हैं, पॉटर्स हैं, ब्लैक्समिथ्स हैं, वीवर्स हैं, कारपेंटर्स हैं. उस टाइम पे ज़्यादातर लोग क्या करते थे, अपने सामान को या फिर अपनी सर्विसेज को लोकली ही एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे. ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ था, विलेजेस जो हैं वो बाहर की जो मार्केट है उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते थे. फोर्थ है फ्लरिशिंग ट्रेड. इंडिया had internal trade, external trade. Indian merchants traded with Persia, Arabia, China, Europe. India exported more than it imported in many cases. So India क्या उस टाइम पे क्या था, जो ट्रेड था, व्यापार था, वो बहुत अच्छा था. भारत में क्या होता था, इंटरनल ट्रेड भी था. ठीक है, इंटरनली तो ट्रेड होता ही था कि इधर उधर जो भी हो रहा है कंट्री वाइज. एक्सटर्नल भी था हमारा ट्रेड. इंडिया में जो मर्चेंट्स थे ना, उन्होंने पर्शिया जैसी कंट्री,
अरेबिया, चाइना, यूरोप, इन जैसी कंट्रीज़ के साथ व्यापार किया हुआ है। इंडिया ने जितना इंपोर्ट नहीं कराया ना, उससे ज़्यादा तो एक्सपोर्ट करा है। बहुत से केसेस में सिर्फ एक्सपोर्टिंग ही करी है, बाहर ही सामान भेजा। इतना बाहर से मंगाया जितना नहीं होगा उतना तो बाहर भेजा है। तो अराइवल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अब बात करते हैं, यहाँ पे आ गई है ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल हो चुका है, आ चुकी है। अब ये हमारे जो अच्छे सा भारत चल रहा है, सुंदर भारत चल रहा है, बहुत प्रॉस्परस भारत चल रहा है, उसका एक टर्निंग पॉइंट है। जैसे कहते हैं ना कि हम एक प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए सीरीज में बैठे होते हैं, ऐसे यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट आया, लाइक नाउ अब एक टर्निंग पॉइंट है। सो बात करते हैं यूरोपियंस इंडिया क्यों आए थे, वाई डिड यूरोपियंस कम टू इंडिया। उनको स्पाइसेस चाहिए थे, कॉटन, सिल्क, इंडिगो। इनिशियली दे केम फॉर ओनली फॉर ट्रेड, पहले तो क्या हुआ था, वो सिर्फ व्यापार करने आए थे। उनके अंदर उनके साथ लाइक अमंग देम पोर्टुगीज़ भी, डच भी, फ्रेंच भी, ब्रिटिश भी, ये सब भी थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इवेंचुअली बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट, और इन सब में से जो सिर्फ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है। एमर्जेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ पॉलिटिकल पावर, अब कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल पावर बनी। स्टार्टिंग में कंपनी जो थी वो सिर्फ एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब कंपनी है और वो सिर्फ एक बिज़नेस की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिज़नेस करती है। बट ग्रेजुअली इट स्टार्टेड कंट्रोलिंग टेरिटरीज, बट धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, जो टेरिटरीज थी इंडिया में, जो भी जगह थी, उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स की हम बात करेंगे, जिसमें एक है बैटल ऑफ प्लाजे, जो कि 1757 में हुआ। ब्रिटिश ने यहाँ पे सिराजुद्दौला इनको हरा दिया, ठीक है। दे केम देम इन्फ्लुएंस इन दिस गेव देम इन्फ्लुएंस इन बंगाल, और इस चीज़ ने उनको बंगाल में सबसे पहले इन्फ्लुएंस दे दी, उनका राज कहीं ना कहीं बंगाल में स्टार्ट हो गया, ठीक है, बंगाल। Then we have Battle of Buxar that was done in 1764। तो ब्रिटिश ने यहाँ पे मीर कासिम, शाह आलम सेकंड, शुजा-उद-दौला, इन सबको हराया, ठीक है। इसके बाद ये और स्ट्रॉन्ग बन गए, मतलब पहले एक को बैटल ऑफ प्लाजी में हराया, फिर बैटल ऑफ बक्सर भी जीत लिया, तो कहीं ना कहीं ये ताकत बढ़ती गई इनकी, ठीक है। दीवानी राइट्स 1765, ये बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट दे दिए थे कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से। तो दीवानी राइट्स यहाँ पे क्या बताया गया, द मुग़ल एम्परर ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और इसने हर चीज़ चेंज कर दी। यहाँ पे यही बताया गया कि मुग़ल एम्परर जो थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दे दिया था कि अब उनके पास राइट है कि भाई आप जाओ, अब बंगाल से जो भी रेवेन्यू, जो भी पैसा निकल रहा है निकालो, जो बिहार से रेवेन्यू बनता है उनसे भी कलेक्ट करो और उड़ीसा से भी कलेक्ट करो। इस चीज़ ने सब कुछ बदल दिया। पहले क्या होता था, कंपनी केम टू अर्न मनी थ्रू ट्रेड। पहले होता था कि कंपनी आती थी, वो पैसा अर्न करती थी किसके थ्रू, व्यापार के थ्रू। अब क्या हो रहा है, कंपनी डायरेक्टली टैक्सेस भी कलेक्ट कर रही है, ठीक है। पहले तो सिर्फ व्यापार के थ्रू जो पैसा अर्न करती थी वो एक अलग बात है कंपनी की, बट यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस कंपनी कलेक्ट कर रही है। तो कॉलोनियल रूल का नेचर क्या था, अब आप खुद से पूछो, क्या मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश रूल का। वॉज इट इंडियाज़ डेवलपमेंट, क्या उनको ये था कि उनको इंडिया की डेवलपमेंट करनी है, नो। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ ब्रिटेन, उनको अपनी जगह ब्रिटेन के इकोनॉमिक बेनिफिट करना था, फाइनेंशियली बेनिफिट, उनको फ़ायदा चाहिए था पैसे के लेवल पे। तो ये एक सेंट्रल थीम है पूरे सब्जेक्ट का, ठीक है। हम यहाँ पे बात ही पूरे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं इन्हीं के आसपास कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वॉज डिज़ाइन टू बेनिफिट ब्रिटेन, मतलब जितनी भी उन्होंने ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज़ बनाई इंडिया में, वो कहीं ना कहीं बनाई ही इस तरीके से गई थी ताकि ब्रिटेन को उसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि वो थे कौन, ब्रिटिशर्स, कहाँ के थे, ब्रिटेन के। नेक्स्ट है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। द ब्रिटिश बिगेन एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया, दिस इज़ कॉल्ड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, जब ब्रिटिश ने इंडिया के रिसोर्सेज को
एक्सट्रैक्ट करना शुरू करा, निकालना शुरू करा, उसी को कहा गया कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। मतलब एक पावरफुल कंट्री जो है दूसरे कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है ताकि वो अपने खुद कंट्री को बेनिफिट दे सके। बात तो यही निकल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ से रिसोर्सेज को लिया जा रहा है और बेनिफिट किसको मिल रहा है? दूसरी कंट्री को। अब पूछा गया है कि एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुई, जैसे कि थ्रू लैंड रेवेन्यू। किसके थ्रू हुई? लैंड रेवेन्यू के थ्रू। फार्मर्स हैड टू पे हैवी टैक्सेस इवन ड्यूरिंग बैड हार्वेस्ट। मतलब जो किसान थे उनको इतने ज़्यादा टैक्सेस भरने पड़ते थे, जबकि हार्वेस्ट अगर अच्छी नहीं भी हुई उस समय पे भी, तब भी फार्मर्स को बहुत ज़्यादा टैक्सेस को पे करना पड़ता था। ठीक है, जब फसल अच्छी नहीं उगी है, ठीक है, तो ज़्यादातर एक्सप्लॉयटेशन किससे हुआ? लैंड रेवेन्यू से हुआ। ठीक है, और किससे हुआ? ट्रेड पॉलिसीज़ के थ्रू हुआ। इंडिया वॉज फोर्स टू बाय ब्रिटिश गुड्स, इंडियन इंडस्ट्रीज सफ़र्ड। इंडिया को फोर्स किया गया कि जो ब्रिटिश में गुड्स बने हैं उसको इंडिया के लोग खरीदें, और इंडियन इंडस्ट्रीज़ को इससे बहुत ही नुकसान हुआ, बहुत ही ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ा। ठीक है, थर्ड है थ्रू रॉ मटेरियल्स। ब्रिटेन ने कॉटन, जूट, इंडिगो, ओपियम, इन सब चीज़ों को अपने पास ऑब्टेन कर लिया, ले लिया, और बहुत ही सस्ते दामों पे। ठीक है, दीज वर यूज्ड इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़, और इन रिसोर्सेज को, इन रॉ मटेरियल्स को ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता था। तो हमसे पूछा गया था यहाँ पे कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन क्या था? जब ब्रिटिशर्स ने हमारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करा, ठीक है, और इससे कहीं ना कहीं बात क्या निकल के आई कि एक ताकतवर कंट्री जो है दूसरी कंट्री से उसके रिसोर्सेज ले रही है अपने खुद के फ़ायदे के लिए। और एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ? लैंड रेवेन्यू के थ्रू हुआ। फार्मर्स को बहुत टैक्सेस पे करने पड़ते थे। ट्रेड पॉलिसीज़ की वजह से हुआ। व्यापार की ऐसी पॉलिसीज़ बना दी कि इंडिया फोर्स हो गई कि ब्रिटिश के गुड्स ही खरीदने हैं। थर्ड, रॉ मटेरियल से हुआ। ब्रिटिश ने बहुत सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक ट्रांजिशन। द इकोनॉमी स्टार्टेड चेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल इकोनॉमी टू कॉलोनियल इकोनॉमी। इकोनॉमी अब चेंज होना शुरू हो गई थी। और कैसे चेंज हुई? पहले वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी हुआ करती थी, पर अब वो कॉलोनियल इकोनॉमी हो चुकी है। पर्पस यहाँ पे प्रोडक्शन का क्या था? जो भी था वो चेंज हो चुका था। द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन चेंज्ड। पहले क्या होता था? गुड्स वर प्रोड्यूस्ड मेनली फॉर लोकल नीड्स। नाउ प्रोडक्शन इंक्रीजिंगली सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट। पहले क्या हुआ करता था कि सामान जब बनता था वो हम ज़्यादातर आसपास की जो हमारी लोकल है, हमारी कंट्री के अंदर की ज़रूरतें हैं, उसके लिए वो बनता था। पर अब क्या हो रहा है? जो प्रोडक्शन, अगर सामान बन रहा है वो ज़्यादा जो है वो ब्रिटिश के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बढ़ गया। प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा सर्व किसको करने लग गया? ब्रिटिश के इंटरेस्ट को, ब्रिटिशर्स को जो चाहिए, ब्रिटिशर्स के लिए, ये सब होने लग गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन क्या देखा गया है? हाउ डिड ब्रिटिश रूल अफेक्ट इंडियाज़ पॉपुलेशन। अब ठीक है, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने बहुत कुछ किया। अब जो ब्रिटिश का रूल, ब्रिटिश ने जब रूल कर रहे थे उस टाइम पे, तो ब्रिटिश रूल ने इंडिया की पॉपुलेशन को कैसे अफेक्ट किया? कैसे इंडिया की पॉपुलेशन पे ब्रिटिश के राज का फ़र्क पड़ने लगा? समझते हैं। यह आंसर इज़ नॉट एज सिंपल एज पॉपुलेशन इंक्रीज। यह आंसर उतना सिंपल नहीं है जितना पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई हो उतना। तो पॉपुलेशन ने बहुत सीरियस डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया था। क्यों? क्योंकि कॉलोनियल पॉलिसीज़ ने क्या क्या चीज़ों को कर दिया था ऐसा कि हो गई थी। पॉवर्टी आ चुकी थी, फेमाइंस, डिसीज़ेस, माल न्यूट्रिशन। तो बहुत से लोग जो हैं इन फेमाइंस में मर गए थे। ठीक है, जब ब्रिटिश रूल आया तो पॉपुलेशन को बहुत सी दिक्कतों को फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कॉलोनियल पॉलिसीज़ ऐसी थीं जिसकी वजह से गरीबी बढ़ चुकी थी, अकाल आने लगे थे, फेमाइंस आने लग गए थे, बीमारियां होने लग गई थी, लोगों के अंदर न्यूट्रिशन नहीं था, बेसिक न्यूट्रिशन नहीं था। तो इसकी वजह से बहुत से लोगों की फेमाइंस में डेथ हो गई। अब फेमाइंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। फेमाइन मीन्स सिवियर शॉर्टेज ऑफ फूड। फेमाइन का मतलब क्या है? फेमाइन कब कहा जाता है? जब इतनी ज़्यादा तंगी हो जाए खाने की कि मतलब खाने की कमी हो जाना,
खाना है नहीं, और इतना नॉर्मल लेवल पे नहीं, सिवियर लेवल पे, ठीक है। तो इंडिया ने बहुत सारे फेमाइन्स को उस टाइम पे एक्सपीरियंस करा जब ब्रिटिश रूल था उसके अंडर, जैसे कि एक बंगाल फेमाइन था, एक मद्रास फेमाइन था, एक उड़ीसा फेमाइन था। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बहुत से फेमाइन्स के जो इंडिया ने उस टाइम पे महसूस करे। इवन व्हेन पीपल वर स्टार्विंग द ब्रिटिश ऑफन कंटिन्यूड कलेक्टिंग टैक्स। जब लोग खाने के लिए तरस रहे थे, जब लोगों को भूख थी, जब लोगों को खाने को कुछ मिल नहीं रहा था, तब भी ब्रिटिश टैक्सेस कलेक्ट करती रही। फूड वॉज समटाइम्स एक्सपोर्टेड वाइल लोकल पीपल सफर्ड। लोग फूड जो था वो कभी कभी मतलब बहुत बार कभी कभी क्या होता था कि खाना जो है वो बाहर एक्सपोर्ट भी करा जा रहा था, जबकि जो लोकल इंडिया में जो लोग हैं उनको सफ़र करवाया जा रहा है, मतलब उनके पास खाना खाने को नहीं है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, खाना बाहर भेजा जा रहा है। अब पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट क्या पड़ा, क्योंकि फेमाइन्स और डिसीज़ेज थी तो डेथ रेट्स जो हैं वो बहुत बढ़ते रहे, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की लाइफ कब तक हमारी चलती है वो भी बहुत कम हो गई। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो थी, बहुत लंबे टाइम तक क्या रहा कि हमारी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी वो बहुत ही स्लो रही। Later, improvements in transport and medical facilities caused production growth to increase. बाद में जब ट्रांसपोर्ट में और मेडिकल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट्स आई तो पॉपुलेशन की ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ गई। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक चेंज। चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डेमोग्राफिक चेंज का मतलब क्या है, जब पॉपुलेशन के साइज़ में चेंजेस आने लग जाएं, जब बर्थ रेट में चेंज आए, जब डेथ रेट में चेंज आए और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के रेट में चेंज आए, तब हम क्या कहेंगे, डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम मीन्स द टोटल इनकम अर्नड बाय अ कंट्री इन अ ईयर। मतलब वो पूरी इनकम जो एक कंट्री साल में अर्न करती है, साल में कमाती है, उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। क्योंकि नेशनल की बात यहाँ पे क्या आ जा रही है, तो मतलब एक कंट्री, एक नेशन जो पैसा पूरे साल में जो मतलब कहीं ना कहीं अर्न कर रहा, कहीं ना कहीं कमाता है, दैट इज़ नेशनल इनकम। अब इसको ऐसे समझते हैं, हाउ मच वेल्थ द होल कंट्री प्रोड्यूसेस। कितनी वेल्थ जो है पूरी कंट्री कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करती है। तो देखो व्हाट हैपेंड अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या हुआ, इंडियाज़ नेशनल इनकम ग्रू वेरी स्लोली। इंडिया की जो नेशनल इनकम थी वो बहुत धीरे धीरे ग्रू करती थी, मतलब ना के बराबर कह लो। वाई, क्योंकि बिकॉज मच ऑफ इंडियाज़ वेल्थ वॉज नॉट इन्वेस्टेड बैक इनटू इंडिया। क्योंकि जो ज़्यादातर इंडिया की वेल्थ थी, जो उसका पैसा था, वो इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं करा जाता था। मतलब मेरा ही पैसा बट मुझ पे इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, मुझे दे ही नहीं रहे हो। इंस्टेड इट वॉज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटेन। और इसकी बजाय क्या होता था कि ये जो वेल्थ थी वो ब्रिटेन चली जाती थी। तो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम तो कहाँ से होगी, कहाँ से बढ़ेगी। एग्जाम्पल, सपोज इंडिया अर्न्स 100 करोड़। Instead of investing it in schools, industries, irrigation, hospitals, a large part goes to Britain. Then India cannot develop properly. अगर मान लो इंडिया 100 करोड़ अर्न करता है, कमाता है, तो इसको स्कूल्स, इंडस्ट्रीज़ या हॉस्पिटल्स जैसी जगह पे लगाने के बजाय इसका एक बहुत ही बड़ा पोर्शन जो है ब्रिटेन भेज दिया जाता था, और इसकी वजह से इंडिया तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। इसके रिज़ल्ट क्या निकल के आया, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम हो गई और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसीलिए बहुत से इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म ने इकोनॉमिक स्टैग्नेशन बना दिया था, इकोनॉमी कहीं ना कहीं रुक गई थी। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब क्या है, बहुत ही स्लो ग्रोथ होना इनकम का, प्रोडक्शन का या फिर लिविंग स्टैंडर्ड्स का, ठीक है। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब है वेरी स्लो ग्रोथ ऑफ इनकम, प्रोडक्शन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। जब हमारे इनकम की, पैसे की बहुत ही कम ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्शन की और हमारे रहने के स्टैंडर्ड्स की, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देखो
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, इसका मतलब है हाउ पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, कैसे लोगों को अलग अलग कामों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज। ब्रिटिश रूल से पहले क्या होता था, बहुत से लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रेड, क्राफ्ट्स में काम करते थे। देयर वॉज अ बैलेंस, और उस टाइम पे एक बैलेंस था। बट ब्रिटिश रूल आने के बाद क्या हुआ, बहुत सी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई, लोगों ने उसका यूज़ करना बंद कर दिया। वीवर्स ने अपना काम जो है कहीं ना कहीं उनसे छिन गया, उनका काम ख़त्म हो गया। आर्टिजन्स ने अपनी इनकम को खो दिया, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज बिल्कुल कोलैप्स हो गई, बर्बाद हो गई। एज अ रिजल्ट पीपल मूव बैक टू एग्रीकल्चर, और उसकी वजह से सारे लोग कहीं ना कहीं कहाँ पे बैक कर गए, कहाँ पहुँच गए, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। हुआ क्या, बहुत सारे लोग जो हैं वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट हो गए। इसको हम क्या कहते हैं, ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। इवन दो एग्रीकल्चर कुड नॉट प्रोवाइड इनफ इनकम, जबकि हमें पता है कि एग्रीकल्चर इतनी इनकम प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब कॉलोनियल रूल ने क्या कॉज कर दिया था, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस, अनबैलेंस्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है मर्चेंडाइज ट्रेड। मर्चेंडाइज ट्रेड का मतलब क्या है, ट्रेड इन फिजिकल गुड्स, मतलब आप व्यापार कर रहे हो पर वो फिजिकल गुड्स में, मतलब कुछ ना कुछ सामान ही जाएगा, जैसे कि कॉटन, जूट, टी, सिल्क, मशीनरी। ब्रिटिश रूल से पहले क्या होता था, इंडिया जो है टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स और फिनिश प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता था, तो इंडिया के पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पोजीशन थी। बट ब्रिटिश रूल के अंदर क्या हुआ, ट्रेड पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया, ट्रेड का तरीका, काम करने का तरीका चेंज हो गया, बदल गया। इंडिया ने एक्सपोर्ट करना शुरू करा, किसका, रॉ मटेरियल्स का। पहले हम फिनिश्ड गुड्स भेजते थे, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स भेजते थे, पर अब हम रॉ मटेरियल, कच्चा माल भेज रहे हैं, जैसे कि कॉटन। कॉटन से कुछ बन भी तो सकता है, हम वो भेज सकते हैं, पर हम सीधा कॉटन भेज रहे हैं, जूट भेज रहे हैं, इंडिगो जैसी चीज़ें भेज रहे हैं, टी, ओपियम। एट द सेम टाइम इंडिया इम्पोर्टेड, और इसी टाइम भी इंडिया ने इम्पोर्ट भी करा, कौन सी चीज़ों का, गुड्स जो कि बन चुके हैं, जो रॉ मटेरियल हमने भेजा उससे जो गुड्स बनते हैं वो हमारे देश में आ रहे हैं, जबकि ये चीज़ तो हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चर गुड्स जो हैं वो इंडिया में आए, जैसे कि ब्रिटिश के कपड़े, ब्रिटिश ने जो क्लोथ बनाया रॉ मटेरियल से वो, मशीनरी, फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स, जो सामान फैक्ट्रियों में बना, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ब्रिटेन ने प्रॉफिट्स बहुत कमाए, ठीक है। क्या करके, हमारे से रॉ मटेरियल लेके, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके, और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो कि ब्रिटिश फैक्ट्रीज में बने थे उससे, और सेलिंग फिनिश्ड गुड्स बैक टू इंडिया, और जो सामान बन चुका था उसको इंडिया में ही वापस बेच देना उससे। तो ब्रिटेन ने बहुत बेनिफिट, मतलब ट्वाइस बेनिफिट कमाया, है ना, बेनिफिटेड ट्वाइस, 2 बार बेनिफिट हुआ उनको। अब कॉलोनियल ट्रेड पैटर्न क्या था, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉलोनियल पावर। तो कॉलोनियल ट्रेड पैटर्न कुछ ऐसा था जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने लग गए थे और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंपोर्ट करने लग गए थे कॉलोनियल पावर को बेनिफिट करने के लिए। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। देखो, What kind of rule did the ईस्ट इंडिया कंपनी establish? किस तरीके का रूल ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना दिया था, मतलब ऐसा रख देता कि अब सबको फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी वॉज नॉट अ नॉर्मल गवर्नमेंट, ये कंपनी कोई बहुत साधारण सी सरकार नहीं थी, ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी जो देश चलाने लग गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमेशा प्रॉफिट में रहे, ठीक है, टू रिमेन प्रॉफिट में रही। मेन फीचर्स क्या थे इनके, रेवेन्यू कलेक्शन, हेवी लैंड टैक्सेस वर इम्पोज्ड, द गोल वाज मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू। लैंड टैक्सेस इतने ज़्यादा हैवी लगा दिए गए थे, इनका गोल क्या था, अपने रेवेन्यू, अपनी जो इनकम इनकी आ रही है वो मैक्सिमाइज हो। सेकेंड था कमर्शियल इंटरेस्ट, पॉलिसीज सपोर्टेड ब्रिटिश ट्रेड, जो पॉलिसीज़ थी वो ब्रिटिश के व्यापार को ही कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी। इंडियन इंटरेस्ट वह सेकेंडरी, और इंडिया का जो इंटरेस्ट था वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी था, पहले ब्रिटिश फिर इंडिया, सेकेंडरी, इनके बाद सेकेंड नंबर पे। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, कंपनी ग्रेजुअली कंट्रोल्ड कोर्ट्स, पुलिस, आर्मी, रेवेन्यू सिस्टम। तो कंपनी ने धीरे धीरे कोर्ट्स को,
पुलिस को, आर्मी को, रेवेन्यू सिस्टम को, इन सब को कंट्रोल कर लिया था। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, रिसोर्सेज वर कॉन्टीन्यूसली ट्रांसफर्ड टू ब्रिटेन। जो रिसोर्सेज थे वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो ब्रिटेन में ट्रांसफ़र करे जा रहे थे। तो ये हमने क्या पढ़ा, क्या नेचर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसने क्या रूल का जो नेचर था, उसके फीचर्स क्या थे, क्या क्या उन्होंने किया। वाई डू हिस्टोरियंस क्रिटिसाइज कंपनी रूल। हिस्टोरियंस कंपनी रूल को क्रिटिसाइज़ क्यों करते थे? क्योंकि इसने प्रॉफिट पे फोकस किया, इन्होंने वेलफेयर को इग्नोर करा, इन्होंने पॉवर्टी को बढ़ा दिया, और इन्होंने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो पहले से इस्टेब्लिश थी उनको भी काफ़ी ज़्यादा वीक कर दिया। So by this we have completed our unit number 1. I hope you like this video. If you like this video, stay tuned for the next unit and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.